नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमरावती होगी आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच कर रही है शबरीमला केस की सुनवाई। सभी उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति से जुड़े मामले में केंद्र ने रखी कई दलील। असम, केरल और पुडुचेरी में आज थमेगा चुनावी प्रचार का शोर। अंतिम दिन दलों ने झोंकी पूरी ताकत। आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार जारी। असम में गरजे अमित शाह। सीएए पर कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बोले, कहा घुसपैठिए छीन रहे रोजगार। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। टूर्नामेंट में राजस्थान 2 जीत के साथ मुंबई से 1 कदम आगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। देश की राजनीति में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन में असम, केरलम, पुडुचेरी में मतदान होना है और वहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का आज अंतिम दौर देखने को मिल रहा है। तीनों ही राज्यों में आज तमाम बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा के जरिए आखिरी कोशिश में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है, तो वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज के बाद सियासी शोर थम जाएगा। आज की ये आखिरी जंग सिर्फ भाषणों की जंग नहीं है बल्कि भरोसे की है। देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को जनता किसके वादों पर मुहर लगाती हुई नजर आती है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। असम से एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पुडुचेरी चुनाव की और दूसरी केरलम चुनाव की। तो सवाल ये, कौन छुएगा ये जादुई नंबर, ये जादुई आंकड़ा कौन पार करेगा? असम चुनाव में डिब्रूगढ़ सदर सीट इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बन रही है। 4 बार के विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रशांता फुकन एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन भी इस सीट पर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा हुआ नजर आता है। क्या इस बार बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या फिर बदलेगा सियासी समीकरण? देखिए डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। असम की सबसे अहम सीटों में शुमार डिब्रूगढ़ सदर, जहां की शहरी मतदाता चाय उद्योग और मध्यम वर्ग चुनावी नतीजों की दिशा तय करते हैं। करीब 1.5 लाख मतदाताओं वाली यह सीट डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक मजबूत राजनीतिक केंद्र मानी जाती है। यहां बीजेपी का दबदबा साफ नजर आता है। 4 बार लगातार जीत दर्ज कर चुके प्रशांता फुकन इस बार भी विकास और डबल इंजन सरकार के नाम पर जनता के बीच में हैं और जीत की हैट्रिक ही नहीं बल्कि पंच लगाकर इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। कम से कम 90 to 95 सीट लेके एनडीए 90 to 95 सीट एनडीए लेके आगे का दिन हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में तीसरे बार के लिए ये मेरा सरकार बनना है, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं। डिब्रूगढ़ सदर सीट पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस गठबंधन लगातार हमलावर है और जनता के बीच जाकर बदलाव की अपील कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी मेनक पात्रा मंदिर पहुंचकर जीत की कामना भी कर रहे हैं, जो इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। असम का जनता है, बदलाव चाहता है इधर में और इस बार बदलाव जरूर आएंगे इधर में। और जो माहौल है, जो चारों तरफ का जो जनता का जो सोच है वो बदल रहा है इधर में।
डिब्रूगढ़ सदर सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि मुद्दों और काम के आधार पर भी है। चाय बागानों से लेकर शहर के बाजार तक हर वर्ग के मतदाता विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी राय बना रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस बार वोट विकास और भरोसे के आधार पर डाले जाएंगे। इतना डेवलप किया सब देश का तो बीजेपी जीतेगा। कांग्रेस को तो पता नहीं, बीजेपी की चल रहा है अभी। हेमंत जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और जीतने का बाद तो टाइम पर ही पता चलेगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी नहीं आएगा तो कौन आएगा। बहरहाल डिब्रूगढ़ सदर सीट पर मुकाबला अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अनुभव, संगठन और सत्ता है तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुट चुनौती। डिब्रूगढ़ सदर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी के 4 बार के विधायक प्रशांता फुकन हैं, जो लगातार अपनी 5वीं जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मैत्रक पात्रा हैं, जो पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में नजरें एक बार फिर से डिब्रूगढ़ के वोटरों पर है कि क्या वो इस बार अनुभव पर मोहर लगाते हैं या फिर बदलाव की लहर को और आगे बढ़ाते हैं। असम के डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 76,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पूरे राज्य को विशेष सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारी संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस संरचना को 154 चुनाव उपमंडलों में पुनर्गठित किया गया है, जो जिला पुलिस प्रमुखों की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां 28,209 विशेष पुलिस अधिकारियों सहित 76,203 कर्मियों को 30,471 मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है, जिसमें से लगभग 2,500 को संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 140 कंपनियां और तमिलनाडु पुलिस की 20 कंपनियां राज्य में तैनात की गई हैं। केरल में पूर्व सीपीएम नेता जी सुधाकरन ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद अंबालापुझा सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। CPIM leadership, majority of them are corrupt, amass wealth. 2 of them are Kodipathigal. They are contesting Kodipathigal. They were middle class people or very poor people. Now they have amassed this amount, this money, this respect, so very luxurious, what is called way of life. और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच चल रही है और दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान इस महीने की 23 तारीख को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को 142 सीटों पर कराया जाएगा। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतगणना अगले महीने की 4 तारीख को होगी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान और रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता ने आज कालीघाट, काली मंदिर और नकुलेश्वर भैरव मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने स्वप्न दास गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार भी किया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है और इस बार 4 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग के इस कदम को सही ठहराया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। बंगाल में परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बार तय हो चुका है, ममता बनर्जी जी की कुशासन जाना तय है। भय मुक्त बंगाल चाहिए। पूरा बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रहा है। मेरा पूरा विश्वास है रासबिहारी में भी आदरणीय स्वपन दास गुप्ता जी बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। निराधार तथ्य पे इन लोगों को, संविधान को तोड़ने के लोगों ने ठेका लिया है। राहुल गांधी जो उसके कैप्टन है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उसके वाइस कैप्टन है।
पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 3 बार यहां पर मुख्यमंत्री रहीं, पर यहां के लोगों पर अत्याचार ही हुआ। टीएमसी ने अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर बंगाल के हालात को और ज्यादा बदतर बनाया है। 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। करीब 60,06,675 आवेदनों में से 27,16,393 मामलों के निपटारे की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल को सौंप दी गई है। पहले चरण के मतदान के लिए मतदाता सूची सोमवार रात को स्थिर कर दी गई, जबकि दूसरे चरण की सूची 9 अप्रैल को स्थिर की जाएगी। इन 27 लाख आवेदनों में से जिन लोगों को मान्यता मिलेगी वे इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे या नहीं, इसका निर्णय 13 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में लिया जाएगा। कोर्ट ने 19 ट्रिब्यूनल के गठन के साथ साथ सभी के लिए समान दिशा निर्देश तैयार करने हेतु 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा विचाराधीन सूची में शामिल आवेदनों में से स्वीकृत और निरस्त मामलों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 59,84,512 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर किया गया संशोधन अब लगभग पूरा हो चुका है। देखते हैं इससे जुड़ी 9 अहम बातें क्या हैं। तो आपको बता दें, लगभग 22,000 शिकायतें बाकी हैं और 60,06,675 शिकायतों में से 59,84,512 का निपटारा हो चुका है। अब सिर्फ 22,163 मामले ही लंबित हैं। मतदाता सूची अब प्रभावी रूप से लॉक हो गई है। तो आपको बता दें 27,16,393 मतदाता अमान्य घोषित किए गए हैं, जबकि 32,68,119 मतदाता जो है और अस्वीकृति का एक असामान्य रूप देखने को मिला है। दोबारा शामिल होने की खिड़की अभी भी इसमें खुली हुई है। तो सभी 27.1 लाख अमान्य मतदाताओं के पास मौका है दोबारा ट्रिब्यूनल में जाने का, अपील करने का भी अधिकार सुरक्षित है। और इसका मतलब है कि ये अंतिम छटनी नहीं है, बल्कि एक अस्थायी निष्कासन है। बल्कि ये जो है एक अस्थायी निष्कासन है। खिड़की अभी भी खुली हुई है और भविष्य में आंकड़ों में फिर से एक बार बदलाव जो है संभव है। मुर्शिदाबाद ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद में 4,55,137 सामान्य मतदाता है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं और यहीं सबसे ज्यादा शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। चुनावी समीकरणों में काफी ज्यादा फेरबदल संभव है। वहीं सीमावर्ती जिलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कूच बिहार, उत्तर 24 परगना पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दक्षिण 24 परगना जैसे जिले भी प्रभावित हुए हैं। ये जिले राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जनसांख्यिकी रूप से भी काफी ज्यादा जटिल माने जा रहे हैं। यहां पर आप बड़े पैमाने पर छटनी देखने को मिली है और साथ साथ यहां पर लक्षित सत्यापन अभियान भी चलाए गए हैं। यहाँ पर लक्षित सत्यापन अभियान भी चलाए गए। सीमावर्ती जिलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उत्तर और दक्षिण 24 परगना पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। उत्तर 24 परगना 3,25,666 अमान्य मतदाता यहाँ पर घोषित हुए हैं। दक्षिण 24 परगना में 2,22,929 अमान्य मतदाता है। ये ऐसे सघन चुनावी क्षेत्र हैं, जरा सा भी बदलाव नतीजे जो है पलट सकता है। वहीं पूर्वा वर्धमान में 2 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं।
तो 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं को अमान्य घोषित किया गया है। यह आंकड़ा इस जिले के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि कड़े चुनावी मुकाबलों में इस जिले की निर्णायक भूमिका है। नादिया में आनुपातिक रूप से सबसे ज्यादा छंटनी हुई है। नादिया में 2,67,940 मामलों में से 2,08,626 मामले जो है अमान्य घोषित हुए हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो यह अस्वीकृति की सबसे ऊंची दर है। यहां मिलता है कड़ी जांच पड़ताल का संकेत। तो कूच बिहार में अमान्य होने की दर जो है 45% के पार है और 45% से ज्यादा मतदाता वहां पर अमान्य घोषित हुए हैं और ये सबसे ज्यादा दरों में से एक संभावित रूप से बदले जा सकते हैं यहाँ के नतीजे। और निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस दावे को खारिज कर दिया है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ कर्मियों से भरे 200 वाहन चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। ममता बनर्जी ने कथित रूप से कहा था कि ये 15 से 25 दिन का खेल है, उसके बाद उन्हें असली खेल समझ आएगा। ममता बनर्जी अक्सर निर्वाचन आयोग पर भाजपा के मुखौटा संगठन के रूप में काम करने और उसकी बात मानने का लगातार आरोप लगाती रही हैं। इसके अलावा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने तृणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच का ये जो टकराव है इसको कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सीआरपीएफ वाहन पश्चिम बंगाल भेजने का जो दावा है वो जो है गलत है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो सब जगह जाते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है ये सबको पता है। अभी तो कांग्रेस कहाँ है पता नहीं था, अपने अंदर लड़ाई झगड़ा करके पता कर रहे हैं कि वो उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं अपना। अब राहुल गांधी तो सब जगह जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है सबको मालूम है। कितना चुनाव में उन्होंने नेतृत्व दिया और कितना जीता एक बार देख लीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है और इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस विधेयक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया है। तो राजधानी को लेकर भ्रम अब खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सितंबर 2018 के उस फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कई दलीलें रखी है। केंद्र ने 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है। सरकार ने उन रिव्यू पिटीशन का समर्थन किया है जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस फैसले में कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी थी। सरकार का कहना है कि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए वहां प्रजनन आयु की महिलाओं की प्रवेश पर रोक की परंपरा है।
कोर्ट भगवान के स्वरूप को बदलने का फैसला नहीं कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई के लिए 9 अप्रैल तक का समय तय है, जबकि पुनर्विचार का विरोध करने वालों की दलीलें 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच सुनी जाएंगी। इस बीच अगर कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना हो तो उस पर 21 अप्रैल को विचार किया जाएगा। और आपको सीधे लिए चलते हैं, मनोहर लाल इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जी ने भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे बाकी अधिकारियों ने पूरी उसमें रुचि ली। डीडीए की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे एलजी साहब, हमारे डीडीए वाइस चेयरमैन, इसी प्रकार से एलएनडीओ, एमसीडी में हमारे अभी कमिश्नर नए आए हैं संजीव कुमार जी से मेरी बात हुई, मेयर साहब से बात हुई, तो उसमें से हम आगे बढ़े। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से बात की। सब समस्याओं को एक एक करके आगे ला रहे हैं। कुछ पॉलिसी के मैटर हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मैटर हैं, हमको एक्ट में भी चेंज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी एक्ट्स में तो कोई लंबा चौड़ा भी हमने संशोधन नहीं किया है। जो पहले से एक्ट्स जो हमको अलाउ करते हैं उस प्रकार की पॉलिसीज के ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमने काम ये किया, ध्यान में आया कि यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिल्ली सरकार है और एलएनडी और डीडीए। इनके जो सर्कल रेट हैं वो तीनों के अलग अलग हैं। अब आखिर किसी व्यक्ति को, नागरिक को क्या लेना देना कि हाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, नागरिक तो नागरिक है, उसको एलएनडीओ में अलग को झेलना पड़ता है, डीडीए में अलग उसको मिलता है वर्णन, दिल्ली सरकार के अलग सिस्टम है। तो हमने जो सर्कल रेट है इसको कैसे एक लाया जाए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। डीडीए और एलएनडीओ को एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी को निकाला कि जो रेट्स दिल्ली सरकार लागू करेगी, जैसे ही लागू करेगी वो अपने आप दोनों संस्थाओं के कलेक्ट्रेट माने जाएंगे। ये समस्या उस समय हल हुई। अब उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उसमें बहुत से चार्जेस हैं, कन्वर्जन रेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुछ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और कहीं कहीं हमारी डीडीए के भी अपना रोल है, वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते। क्या करते हैं उसको, डीडीए अपने प्लॉट्स के मालिक को क्या देता है, कन्वर्जन। हाँ, तो उस नाते से उनका भी अपना एक रेट सब होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के किराए भी उसी सर्कल रेट से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी समस्याओं का हल उसमें से निकल रहा है। बहुत जल्दी कन्वर्जन का जो काम अभी रोका है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, डीडीए ने भी, एलएनडीओ ने भी, बहुत जल्दी उसके लिए हमको एक बार कैबिनेट में जाना पड़ेगा। तो कैबिनेट में उसके रेट्स फाइनल करके और तब उसको लागू करेंगे। ऐसे बहुत से लोग अब इस समय चाहते हैं कि जल्दी से खुले। मैं समझता हूं कि बड़ी जल्दी ही उसको हम फाइनल करके लाएंगे। दूसरा विषय, जैसे आज 2 पॉलिसीज के बारे में बताया, टीओडी पहले भी एक बार घोषणा हो चुकी है। इस टीओडी की हमारी जो 2021 की जो मास्टर प्लान है उसमें टीओडी का जिक्र है, लेकिन कुछ उसमें अड़चने ऐसी ध्यान में आई कि यहाँ टीओडी उस प्रकार से जितनी सफल होनी चाहिए नहीं हो पाई। बदल किए हैं। उस पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो भी आपके सामने बताए जाएंगे। ऐसे ही रेगुलराइजेशन 2019 के अंदर पीएम उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया, लेकिन मालिकाना हक का एक्ट बना, रेगुलराइजेशन करने का काम वो नीचे की सरकारों का था, वो रेगुलराइजेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। हमने आकर के अब उसको रेगुलेशन का हाथ जोड़ा है। आज से वो रेगुलेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान में बना सकें। जहाँ तक पहले के नियम थे कि उन नियमों का पालन करने के बाद जिन्होंने उसमें उल्लंघन किया हुआ है उनको अपने बिल्डिंग्स या तो तोड़नी पड़ती या उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो है उसको खत्म करना पड़ता। नॉर्म्स अलग अलग हैं, रोड्स के, गलियों के सब अलग हैं। बनी हुई कॉलोनीज को आप एकदम तोड़ के ठीक कर देंगे, कोई उस नॉर्म पर पूरा उतर सकता नहीं। हमने उसी में से फिर नई चीज निकाली, एज इज वेर इज बेसिस पर जो आज की डेट में बना है उसी को रेगुलाइज कर रहे हैं। हाँ, आज के बाद नया बनाएंगे तो फिर एमसीडी की परमिशन से बनाएंगे। हमने आज के डेट में जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके सबके मैप्स, वो सैटेलाइट मैप भी हैं, वो ड्रोन मैप भी हैं, वो सब प्राप्त करके एमसीडी के हवाले किए हैं। एमसीडी ने अपनी व्यवस्था बना ली है
कि आगे अब हर महीने 2 महीने के बाद वो मैप्स दोबारा से लिए जाएंगे और आज के मैप में और 2 महीने के बाद के मैप में जो डिफरेंस आएगा उस पर एमसीडी अपनी एनफोर्समेंट सेल के नाते से उस पर रेगुलरली उसको ठीक करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अब उसमें नया कुछ बना नहीं सकता, बनाए, लेकिन उसकी नियमावली एमसीडी की जो होगी, एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से नया कंस्ट्रक्शन चाहे पूरा करना है, तोड़ के बनाना है, अथवा अपने पहले वाले कंस्ट्रक्शन में कुछ एडिशन करना है, वो सब एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से ही करेंगे। ऐसा उसमें मोटा मोटा जब विषय डिटेल में आएगा तो बताएंगे। अब आज तो चर्चा इन्हीं 2 की है, लेकिन आगे चल करके जो हमने लाइन में ले रखा जिसकी चर्चा बहुत है, पुलिंग पॉलिसी, वो भी हमने उसको नए सिरे से लैंड पुलिंग, उस पर भी काम करना है। हमने लो डेंसिटी का एरिया, उस पर भी काम करना है। हमने जो कन्वर्जन लीज से फ्री होल्ड, उस पर करना है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041, उस पर करना है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, इस पर लेके आएंगे, उस पर करना है। एफ्लुएंट कॉलोनीज बची हैं, उस पर काम करना है। तो इस प्रकार के अभी जो विषय पेंडिंग है उस पर एक एक करके काम हो रहा है। बहुत जल्दी एक एक चीज आपके सामने आएगी। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आज का दिन दिल्ली के जनता के लिए बहुत एक विशेष दिन है, जिस दिन हम एमसीडी, डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार सबके साथ मिलकर के जो 2 पॉलिसी हमने फाइनल की हैं ये अब आपके सामने आएंगी। बारी बारी से डीडीए की जो हमारी मेन पॉलिसी है वो टीओडी पॉलिसी, उसके बारे में हमारे वाइस चेयरमैन डीडीए ये विषय रखेंगे। इनके बाद फिर जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उसमें डी तारा हमारी सेक्रेटरी महुआ, उस नाते से उस पर डिटेल रखेंगे आपके सामने। उसके बाद फिर आपकी ओर से कोई प्रश्न आएगा, कोई डाउट है, कुछ और है, वो जैसा जितना इस समय क्लियर करना है वो आपको बताया जाएगा। डिटेल जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने सर्कुलर निकालेंगे, डिटेल निकालेंगे, उसकी वेबसाइट होगी, अखबारों में आएगी, वो सब आपको पता लगेगी। तो इस समय श्रवण कुमार जी, डीडीए की ओर से हम अपनी टीओडी पॉलिसी के ऊपर पहले बताएं। धन्यवाद सर। ट्रांसिट केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आप ये प्रेस वार्ता देख रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। नई दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में एमसीडी ने जो व्यवस्था बनाई है उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। असम पुलिस की एक टीम पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। निजामुद्दीन ईस्ट D12 पते पर पहुंची है पुलिस। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। 3-4 लोगों की टीम आई है असम से और दिल्ली पुलिस भी यहां मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन खेड़ा की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। निजामुद्दीन ईस्ट D12 जो पता है पवन खेड़ा का, वहां पर दिल्ली पुलिस, असम की पुलिस पहुंची हुई है और दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। 3 से 4 लोगों की टीम असम से दिल्ली आई है और पवन खेड़ा के घर पर पहुंची हुई है। पवन खेड़ा कांग्रेस नेता, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। निजामुद्दीन ईस्ट D12 पते पर असम की पुलिस इस समय पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी वहां मौके पर इस समय मौजूद है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, कुमार आलोक हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, असम से पुलिस आई है, पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। पवन खेड़ा की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये सूत्रों की खबर नहीं है, बल्कि आप कहें कि एकदम कंफर्म खबर है कि असम पुलिस और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम वहां पर पहुंची है। लेकिन पवन खेड़ा दिल्ली में है या नहीं है, इसको लेकर के संशय जारी है। और हमने भी पवन खेड़ा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन जो है वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संजीव सिंह है, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, पवन खेड़ा के घर पे जो निजामुद्दीन ईस्ट में उनका जो घर है D12, वहां पर पुलिस पहुंची हुई है उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन पवन खेड़ा ने कल शाम में पुडुचेरी में, जहां भी वहां भी चुनाव हो रहा है, यानी 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी में भी चुनाव हो रहा है, और पुडुचेरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल शाम में।
तो कहा जा रहा है कि अब जो पवन खेड़ा है वो असम में है, और असम में आज वो 5 बजे या 4 दोपहर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि जो उन्होंने खुलासा किया था या जो भी उन्होंने कांग्रेस के जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनकी पत्नी के खिलाफ जो उन्होंने बोला था कि 3 पासपोर्ट, ढेर सारी उन्होंने जमीन खरीद रखी है, तो इसको लेकर के जो विवादित, हमेशा से पवन खेड़ा विवादित रहे हैं एज ए प्रवक्ता कांग्रेस के, तो अभी जो पुलिस वहां पर पहुंची है अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या पवन खेड़ा दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है। देखिए हमने जो बातें की है, हमने जो कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे उनसे बात की है, तो कांग्रेस के जो पवन खेड़ा है अभी वो असम में है। बिल्कुल आलोक, और जिस तरह से हम पवन खेड़ा के लगातार जो वो खुलासे करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं कि वो कई बार ऐसी बातें लेकर आते हैं जिनके तथ्य और प्रमाण उनके पास नहीं होते हैं, और ऐसे में ये जो एफआईआर हुई है इसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी संभव है। बिल्कुल गिरफ्तारी संभव है। आपने देखा होगा 2023 में किस तरीके से उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जो उनके विवादित बयान रहे हैं, और तथ्यों के आधार पे उनका बयान होता नहीं है। आपको पता होगा कि जब शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो वो उनके एक मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन कांग्रेस के अंदर जमीन बनाई, और वो आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और उनको ये भी मना रहा है, बार बार वो अपना दर्द व्यक्त करते रहते हैं कि उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। लेकिन कल जो उन्होंने असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाए हैं, तो ये एक तरह से चैलेंज था असम के मुख्यमंत्री के लिए, यानी कि चुनाव हो रहा है, चुनाव के बीच में आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई तथ्य है ही नहीं, जिसके पीछे कोई प्रमाण है ही नहीं, तो उसमें तो मुख्यमंत्री तो आपके खिलाफ, मुख्यमंत्री ने खुद अपना संज्ञान लिया है और वहां की गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एफआईआर किया है। और अब देखना यह हुआ कि क्या पवन खेड़ा दिल्ली में है या नहीं है, लेकिन पुलिस जो असम पुलिस है और दिल्ली की ज्वाइंट जो पुलिस है, दोनों पहुंच चुके हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है कि पवन खेड़ा दिल्ली में नहीं। बिल्कुल, और ऐसे समय में जब चुनाव है और उस समय इस तरह की बयानबाजी करना और इस तरह की बातें करना जो कि कहीं ना कहीं मतलब ध्रुवीकरण से ज्यादा आगे बढ़ के है और कहीं ना कहीं एक छवि को गुमराह करने वाली है, ऐसे में ये एफआईआर तो बनती थी और ये एक्शन तो होना ही था। देखिए, अगर आप बात करें कि हम 2 राज्यों की बात करेंगे, आपको एक पश्चिम बंगाल की और एक असम की, तो पश्चिम बंगाल और असम में जो अल्पसंख्यक वोटर है, खासकर अगर हम सीधा कहें कि मुस्लिम वोटर की संख्या है, तो पश्चिम बंगाल से कहीं ज्यादा असम में वहां पे वोटर है मुस्लिम वोटर है। तो वहां पर एक ध्रुवीकरण करने के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से तैयारी की है, और यही आप देख सकते हैं कि जो बदरुद्दीन अजमल थे, असम की मैं बात कर रहा हूं कि बदरुद्दीन अजमल जिस तरीके से आप देख सकते हैं हैदराबाद के जो नेता है, वो उनका जो मुस्लिम समुदाय के प्रति जो उनका जो ध्रुवीकरण है, ठीक उसी तरीके से बदरुद्दीन अजमल वहां पे हैं असम में। लेकिन असम में बदरुद्दीन अजमल को एक कांग्रेसी नेता ने 10 लाख वोटों से हरा दिया उनको लोकसभा चुनाव में। अब कांग्रेस यही चीज ध्रुवीकरण करना चाहती है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हो, और इसमें पवन खेड़ा बहुत माहिर आदमी है, और पवन खेड़ा जब भी बयान देते हैं, ये भी जो उनका बयान था बिल्कुल ध्रुवीकरण वाला बयान था, क्योंकि वो इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का 3 पासपोर्ट है, एक दुबई में है, एक दुबई का पासपोर्ट है, और वहां पर उन्होंने जमीनें खरीदी और हैं। आलोक, तो इस तरीके हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने उसका जवाब भी दिया, सोशल मीडिया पर ही उसका जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी पवन खेड़ा की बयानबाजी नहीं रुकी। बिल्कुल नहीं रुकी है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक तरह से ध्रुवीकरण करना चाहती है कांग्रेस की। अगर हम असम की बात करें तो 30 से लेके 35% वोट वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय का है, और जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री बार बार कहते रहते हैं चुनावी सभा में, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो असम की बात हो, घुसपैठियों की बात हो, तो इस चुनाव को एक तरह से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच। तो पवन खेड़ा कितने उसमें सफल होंगे ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन इस बार खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो निर्णय लिया है, या जो उन्होंने उनकी पत्नी ने भी बयान दिया है, सोशल मीडिया में हर जगह वो वायरल है, या असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है पवन खेड़ा पर। अब देखना होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या पवन खेड़ा दिल्ली में है
लेकिन मुझे जो जानकारी है पवन खेड़ा दिल्ली में नहीं है, लेकिन उनके जैसा कि आवास आपने पर बताया कि वो आज असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो क्या वहां पर भी जो है पुलिस एक्टिव होगी और वहां पर भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, असम में भी उनके खिलाफ शिकंजा जो कसा जा रहा है, लेकिन अब वो अपने आप को शहीद बनना चाहते हैं। तो ये ऐसी खबर आ रही है कि वो असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती है असम में भी, यहाँ दिल्ली में भी और पुडुचेरी में भी। पुडुचेरी, जहां तक खबरें आ रही है, पुडुचेरी में जो उन्होंने रात में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वहां भी पुलिस जो है पवन खेड़ा के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है अगर वो पुडुचेरी में होंगे तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी नजर बनाकर रखिए कुमार आलोक, इस पूरे मामले पर आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार। गिरदागी देना